So we started with microbes. जब हम microbes की बात करते हैं, they are the smallest pathogens. The term micro itself tells us micro is what? Micro is very ultra small particles. So I believe width, height, आप बोलो of microbes is very small, that is 0.1 mm or even smaller than that, उससे भी smaller होते हैं वो, and they are ideally not visible to our naked eyes. Okay, उसे देखने के लिए we need microscope or we need some other very high tech lenses to view that. Okay, अदरवाइज वो नेकेड आइज को विजिबल नहीं होते हैं. तो ये किस फॉर्म में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, देन देयर आर अदर पैथोजेंस. ओके, तो दे आर प्रेजेंट बेसिकली इन ऑल दीज फॉर्म्स एंड वो हर एक अपने अपने तरह से अपने अपने रोल में दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन्स लाइफ. ओके, सो बेसिकली यूज ऑफ माइक्रोब्स इज सीन इन फर्स्ट तो हमारा हाउस होल्ड हो गया, इन विच वी यूज इट फॉर मेकिंग कर्ड, द बैटर ऑफ इडली, डोसा, ब्रेड, एवरीथिंग. ओके, तो फर्स्ट तो ये है हमारा. उसके बाद दूसरा आता है इंडस्ट्रियल यूज. ओके, in industry the microbes are basically used for two things. Okay, so the first one is the medicine. whatever medicines are prepared, जैसे antibiotics है, antifungals है, antivirals है. Okay, उसके लिए भी we need the substrates of all these. Without this we can't make medicines. Fine. And the second use in industry is for food industry. Okay, उसके बाद हम उसे यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए. कमर्शियल पर्पस विल बी अगेन फॉर एग्रीकल्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑफ यूज ऑफ माइक्रोब्स. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द हाउसहोल्ड एक्टिविटीज. या, so what is curd? Basically curd is inoculation of milk in presence of lactobacilli. आपको see in this entire chapter आपको सिर्फ सपोज एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में which microbe is used and what is the output of that process, ये आपको याद रखना है. You don't have to go into detail कि how curd is prepared या फिर what is the process of preparing curd, what is the process of preparing cheese. You don't need that. Okay, आपको सिर्फ याद रखना है कि what is the basic fundamental process of preparing curd. तो वो क्या है? inoculation of milk. Okay, we boil milk and we need some medium ताकि वो convert हो. तो वो कैसे convert होता है? It is converted by lactobacilli. Ideally this is present in milk. ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे लैक्टोबैसिली कहा जाता है. लैक्टो इज व्हाट? लैक्टो इज लैक्टोस, दैट इज मिल्क. ओके, बैसिला इज द बैक्टीरिया विच इज कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. फाइन. इसका एब्रिवेटेड फॉर्म होता है एसिडोफिलस, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट. अब इसका बेनिफिट क्या है, या फिर इस जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? वी आर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ मिल्क विच वाज इनैकुलेटेड. ओके, क्यों, कैसे हो रहा है? दिस इज मिल्क. ओके, वी कन्वर्टेड इट टू कर्ड in the presence of this lactobacilli. Okay, अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये जो बैक्टीरिया है, इट इज गिविंग राइज टू लैक्टोस, जो हमारा शुगर है, जो नेचुरल शुगर है. ओके, along with that it is also activating विटामिन B12. ओके, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कर्ड, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ विटामिन B12. दैट इज वाई हम उसे कहते हैं कि इट इज हाईली न्यूट्रिएंट एंड along with that it is immunity booster. क्यों? क्योंकि इसका जो efficiency है that is increasing because this bacteria is a healthy bacteria. Okay,
So it is when it enters our body, when we consume it, it is going to increase our immunity. Fine. Now let's come to cheese. You people must have seen in cartoons, या फिर even if somebody must have seen Tom and Jerry in their childhood, then that the cheese which they show in that has lot of holes. Okay, तो उसे जो जिसमें सबसे ज़्यादा holes रहते हैं, that is called as Swiss cheese. Okay, so how is Swiss cheese formed? Yeah. सो बेसिकली आपको याद रखना है कि द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू चीज इज बेसिकली कैरिड आउट बाय सर्टेन ऑर्गेनिजम्स. अब वन मोर थिंग इन दिस, ये जो हमने देखा था दैट इज लैक्टोबैसिलाई. आपके एग्जाम्स में मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं वेयर दे हैव आस्क्ड कि लैक्टोबैसिलाई इज ए विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, तो आपका ऑप्शंस होते हैं हेट्रोट्रॉफ होता है या फिर होमोट्रॉफ होता है, ऐसे सब ऑप्शंस आते हैं. तो द राइट आंसर इज लैक्टोबैसिलाई इज ए हेट्रोट्रॉफ. ओके, इट इज ए हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म. अब व्हाट डज दिस टर्म मीन? हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना उनका जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. फाइन. सो दे हाउ डू दे गेट एनर्जी? उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? दे अंडरगो ए प्रोसेस जहाँ से दे गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो देर इज नाउ हम ये जो भी पार्टिकल्स है, सपोज हमने मिल्क ही कंसिडर किया, तो इवन मिल्क हैज कार्बन पार्टिकल्स इन इट. ओके, तो दिस लैक्टोबैसिलाई, दिस हेटेरोट्रॉफ इज गोइंग टू फिक्स दिस कार्बन. ओके, जिसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन. ओके, जब वो कार्बन फिक्स करता है तब हमें कर्ड मिलता है. वी गेट लैक्टोज. ओके, एंड वी गेट B12. फाइन. तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट हेटेरोट्रॉफ आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु डोंट have the capacity to manufacture their own food, whereas they depend on some host. तो अब हमारा host क्या है? Our host is milk. So it is going to get the energy from the milk carbon particles. Okay, so let's go to cheese. So you have to remember lactobacilli in this. Yeah. Now coming to Swiss cheese. Swiss cheese is basically prepared by the ripening of a bacteria called as Propionibacteria shermani. Okay, so when this is added to a milk component, तो what happens is ये अपने आप को डिकम्पोज करता है. ओके, और जब वो डिकम्पोज करता है देन इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू चीज. नाउ ये कंपोनेंट है दैट इज लार्ज होल, ये कहाँ से आता है? इस प्रोसेस में व्हेन इट इज गेटिंग डिकम्पोजेस, it is going to release carbon dioxide. Okay, so whatever holes you see, that is because of aeration. Okay, aeration matlab there is lot of carbon dioxide production in that, so that carbon dioxide gets accumulated in those holes. Okay, so that is why it gives that representation कि उसमें बहुत सारे holes आप देखते हैं. So that is Swiss cheese. Okay, now coming to Roquefort cheese, which is again prepared by पेनिसिलियम. आपको सिर्फ ये जो और माइक्रोब्स है इसके नाम याद रखना है. पेनिसिलियम रोकोटॉल. ओके, जस्ट रिमेंबर पेनिसिलियम एंड देन यू हैव टू ऐड दिस. ओके, उसके बाद आता है कैमेम्बर्ट चीज, विच इज अगेन
prepared by Penicillium camembert. Penicillium camembert. Okay, process same होता है. How it is prepared? Here also the Penicillium rocodot will get decomposed and then give rise to rocodot cheese. फर्क ये है कि it is prepared from different organisms, plus उसका थोड़ा सा taste variation रहता है, इसीलिए it has different names. Otherwise आपको सिर्फ एक याद रखना है कि when the microbe is getting decomposed, it is giving rise to CO2 production, which is aerating the cheese, whichever form of cheese it is. Okay, and you have to remember these cheese and their microbe. That is what is going to be asked for you in exam. Okay, now coming to bread. The organism which is used in formation of bread is called as Saccharomyces cerevisiae. अब यहाँ क्या होता है? We have our flour. Okay, we add water, we add salt, we add sugar, whatever is required to it. Okay, and what we get is a dough which is needed for bread. Now along with this हम और एक चीज ऐड करते हैं, वो है ईस्ट, also called as baker's yeast. अब ये जो ईस्ट है, it contains this microbe. Okay, so इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ईस्ट, मैंने जैसे बोला था, ईस्ट इज व्हाट? ईस्ट इज ए हेटेरोट्रॉफ. ओके, ईस्ट इज ए हेटेरोट्रॉफ. अब ईस्ट को ग्रो करने के लिए ईस्ट नीड्स समथिंग, राइट? इट कैन नॉट ग्रो ऑन इट्स ओन. इट इज हेटेरोट्रॉफ, सो इट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड. वो खुद अपने लिए खाना बना के देन इट कैन नॉट हैव एनर्जी एंड ग्रो. सो व्हाट डज इट डिपेंड ऑन? जो हम शुगर ऐड करते हैं, ओके, दिस एक्ट्स लाइक ए फ्यूल फॉर ईस्ट. ओके, तो ईस्ट को फर्मेंट होने के लिए इट नीड्स लैक्टोज और यू कैन से ग्लूकोज. सो दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि जो भी बेकरी स्टफ प्रिपेयर किया जाता है, ऑलवेज दे ऐड 1 or 2 spoons of sugar to it. Why? They add it so that the yeast can grow. Now what exactly is this fermentation? We have prepared this dough. Okay, now अब क्या होने वाला है? Yeast is going to get activated. Okay, yeast gets activated in presence of sugar. क्यों? क्योंकि sugar is the energy for it. Okay, so it will get activated. तो अगर ये इतना है तो it is going to multiply, that is it is going to grow. Okay, अब ये जब ग्रो हो रहा है, इस प्रोसेस में वो और एक चीज करता है, it also produces carbon dioxide. Okay, fine. So अब अगर आपका डो कुछ ऐसे है, इस साइज का जो आपने प्रिपेयर करके रखा है, आफ्टर सम टाइम इफ यू सी, ओके, इट इज गोइंग टू rise up. Okay, it is going to rise up, it is going to increase in size. तो ये कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ पर जो हमने ईस्ट ऐड किया था टू दिस, इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के साथ इट इज गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड हियर, और वो डो को एक्सपैंड करता है. ओके, द फ्लोर विच इज प्रिपेयर्ड, उसको वो एक्सपैंड करता है. दैट इज व्हाई वी गेट ए raised form of dough for whatever, you not only for bread, even हम जो भी bakery stuff, if we prepare cake and all, for that also we get it raised. Okay, so that is the mechanism of baker's yeast. Okay, so you have to remember bread and Saccharomyces cerevisiae. Okay, this is the MCQ for you all. Fine. Now let's shift to dosa, upma, idli, or even any other stuff that is jalebi and all which is prepared. Fine. तो इसमें what does happen in this? इसमें भी same process होता है, fermentation, but इसमें जो microbes involved होते हैं, they are different. Okay, we have Leuconostoc and we have Streptococcus. Okay, ideally Streptococcus एक बहुत बड़ी family है जिसका part Leuconostoc है. ठीक है, तो आप Leuconostoc याद रखेंगे तो भी चलेगा. ओके, इसमें भी सेम चीज हो रही है. वी हैव टेकन राइस फ्लोर प्लस
what is prepared, क्या होता है, राइस होता है, प्लस वी हैव दैट उड़द दाल आटा, राइट. सो इन दिस व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर आप इसको फॉर सम टाइम कवर करके रखेंगे तो इसमें दिस इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड. ओके, और जब ये एक्टिवेट होता है तो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. सेम प्रोसेस होता है, आपने इतना बैटर बना के रखा है. ओके, फर्मेंटेशन होने के बाद ये अपने आप रेज हो जाता है इतना. ओके, तो ये कहाँ से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस फर्मेंटेशन ऑफ दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाता है एंड इट पुशेस द फ्लोर in upward direction. So that's why the batter is always raised. If you keep it after preparing it, if you keep it for a span of like, कोई लोग overnight रखते हैं, कोई 4 to 5 hours के लिए रखते हैं. So after that, if you see, this batter will be raised. Why that is happening? Because the batter is undergoing fermentation because of gluconostoc, and this process, ये जो पूरे process में carbon dioxide भी release हो रहा है. So because of that, there is raise in the batter. Okay, last is the toddy. What is toddy? Toddy is like a what you call, it is like a liquid, you can say. People consume it more in south, जहाँ पर वो palm जो होता है, palm के जो shafts होते हैं, they cut that and they boil it. They boil it and then they keep it. उसको they boil it in water and they keep it for a like I think 1 or 2 days, and then उसमें fermentation होता है, and then जो liquid बनता है that is consumed as toddy. Okay, they drink it like toddy, so that is called as toddy. इसमें भी same होता है. Okay, you keep it up for some time and then again carbon dioxide is released and उसकी जो टेस्ट है वो बेसिकली इम्प्रूव होती है आफ्टर फर्मेंटेशन. सो दैट्स द रीजन दे कीप इट फॉर लाइक ए स्पैन ऑफ 1 or 2 days. Okay, yes, now let's move to alcohol fermentation. Yeah, so before starting this, we have to remember Louis Pasteur. Louis Pasteur is a very important person when we study the entire biology. Okay, because he has given very great concepts. So again, alcoholic fermentation was stated by Louis Pasteur. Fine. अब इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था फॉर ब्रेड, अगेन इन दिस जो माइक्रोब यूज होता है उसे कहते हैं Saccharomyces cerevisiae. ओके, यू हैव टू रिमेंबर कि एनी काइंड ऑफ माइक्रोब, अब इसमें जितने भी हम माइक्रोब्स देखेंगे दे ऑलवेज नीड सर्टन एनर्जी. तो वो जो एनर्जी होती है दैट इज ग्लूकोज. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, अब आइडियली हाउ अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड, हम बारले लेते हैं. ओके, बारले को लेकर सोक किया जाता है. वी सोक इट इन वाटर एंड देन वी वेट अंटिल इट गेट्स जर्मिनेटेड. जर्मिनेटेड मतलब जब तक उसे स्प्राउट्स नहीं आते. ओके, एंड देन वो जब जर्मिनेट हो जाता है उसको किया जाता है क्रश. सो व्हेन इट इज क्रश्ड या फिर उसको ग्राइंड करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो हमारा स्टार्च है, ओके, आवर स्टार्च गेट्स एक्टिवेटेड in that after it is churned or after it is crushed, and that starch will help us in formation of glucose. okay, फिर ये जो इसको क्रश करने के बाद, बार्ले को क्रश करने के बाद हमें क्या मिलता है, वी गेट मॉल्ट. ओके, सो दैट मॉल्ट इज देन बॉइल्ड. इट इज बॉइल्ड एंड देन आफ्टर बॉइलिंग उसे हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं. ओके, फॉर ए स्पैन, फिर वी कीप इट फॉर 4 to 5 days. डिपेंड्स, अभी हर एक जो ब्रांड होता है उसका अपना अलग अलग वे होता है प्रिपेयर करने का. ओके, सो दैट मॉल्ट इज बॉइल्ड एंड इट इज रेस्टेड फॉर 4 to 5 days. तो ये जो 4 to 5 days है या फिर ए वीक का स्पैन जो है, इसमें क्या होता है, दिस माइक्रोब गेट्स एक्टिवेटेड. ओके, अब मॉल्ट में पहले से ही ग्लूकोज प्रेजेंट है. फाइन, तो दिस
is going to convert glucose to what? To a reduced form of sugar, that is pyruvate. फिर पायरुवेट को और डिकम्पोज करने के बाद या फिर मोर एनर्जी यूज करने के बाद, पायरुवेट से और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद, व्हाट वी गेट इज इथेनॉल. ओके, एंड व्हाट वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. आई विल मेक इट मोर इजियर फॉर यू ऑल. ओके, सो फाइन, हमने मॉल्ट को बॉईल कर लिया. अब हमने उसे रेस्ट करने के लिए रखा है. तो मॉल्ट के अंदर क्या हो रहा है? ओके, देयर इज शुगर. ठीक है, शुगर है. अब ये जो हमारा ईस्ट सेल है, ये क्या करने वाला है? इट इज गोइंग टू डू फर्मेंटेशन. ओके, सो इन दिस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. along with this वो और एक चीज रिलीज करता है, दैट इज इथेनॉल. ओके, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल. दिस इज आवर अल्कोहल, एंड व्हाट एनर्जी इट इज प्रोड्यूसिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बट द सिंपल वन इज टू रिमेंबर कि देयर इज शुगर इन द मॉल्ट. Okay, and we have yeast already inside the alcohol or inside the malt which is prepared. So what this yeast is going to do? It is going to do fermentation, and after fermentation it is going to release energy as well as it is going to release ethanol. Okay, fine. Now बहुत सारे types use किए जाते हैं. I give you one example, that is barley, which is used to prepare beer. Okay, we prepare beer with that. Then we have fermentation of this thing, raisin and apple. We say what we prepare with that is apple and raisin, or cashew is also used. So what we get with that is penny. Okay, and one more thing we use is, yeah, potato is also used for making vodka. Okay, fine. This is just an extra knowledge for you all, but आपको याद रखना है कि Louis Pasteur was the founder, and we use Saccharomyces cerevisiae. Okay, and how malt is prepared, or once malt is prepared, what process is happening? You just need to remember that. Okay, so what is our end product? Ethanol, which is alcohol, and energy, that is carbon dioxide. Okay, so that is alcohol fermentation. Coming to antibiotics. Antibiotics are form of, again, microbes. अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. ओके, बायोटिक्स इज, और बायोस इज व्हाट? बायोस इज लाइफ. ओके, बायोस इज लाइफ. अब ये ग्रीक है. ओके, इन ग्रीक it is called, bios is called as life. Fine. So now if you will see, इसका क्या मतलब होता है? Against, it is against life. But it is against life of whom? It is against life of the microorganisms. It is not against lives of humans. It is against lives of the microorganisms or the pathogens या फिर fungi, जो भी है. Okay, fine. Yeah, sorry. Fine. So antibiotics was first coined by Waxman in 1942. ये आपको याद रखना है. ओके, वॉक्समैन ने कॉइन किया था ये टर्म. ये जो टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन. अब इसको अगर हम देखना चाहेंगे, सो व्हाट एग्जैक्टली इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर दी
chemical components of the microbes, okay, which are used to reduce the efficiency of harmful microbes. Okay, what is the definition? कि हम जो एंटीबायोटिक्स में यूज़ करते हैं वो भी माइक्रोब्स होते हैं, बट दे आर गुड माइक्रोब्स, या फिर उसका केमिकल कंपोनेंट होता है वो, ओके, एंड दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, या फिर उनकी ग्रोथ को सबसाइड करने के लिए वी यूज एंटीबायोटिक्स. फाइन. नाउ द फर्स्ट origin या फिर genesis of antibiotics came from penicillin. Now penicillin में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, it was accidentally founded. Okay, जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग्स, वो अपना रिसर्च कर रहे थे ऑन स्ट्रेप्टोकोकस, एंड वो रिसर्च वैसे ही छोड़कर ही वेंट ऑन ए हॉलीडे फॉर 2-3 weeks. ओके, एंड व्हेन ही केम बैक व्हाट ही सॉ वाज दी जो स्लाइड पे हम ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर या फिर बैक्टीरियल कल्चर हम करते हैं, दैट हैड नॉट स्प्रेड. आइडियली वो स्प्रेड होता है, व्हेन इट ग्रोज वो स्प्रेड होता है. तो वो स्प्रेड क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी एक मोल्ड साइड में रखा था beside that slide, so that's the reason it had not grown. So that's how penicillin came into research, and then he actually founded penicillin, and then Chain and Florey ने उस पर और रिसर्च करके फिर उसको मेडिसिनल यूज एंड क्लिनिकल यूज में लाया है. इन तीनों को भी बाद में नोबेल प्राइज दिया गया था. सो पेनिसिलिन वाज द जेनेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. ओके, अब जो हमारे एंटीबायोटिक्स है दे आर बेसिकली ऑफ मेनी टाइप्स. ओके, तो सबसे पहला टाइप होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. आप जब when you will join medical, or when you go in your second phase of MBBS or any other field, तो कोई भी फैकल्टी में आइडियली सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, आपके अपने सब्जेक्ट्स भी होते हैं बट कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं. तो यू विल हैव फार्माकोलॉजी इन दैट, इन विच यू विल स्टडी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ओके, तो इसे हम ब्रॉड क्यों कहते हैं? द टर्म ब्रॉड इटसेल्फ आपको एक्सप्लेन करती है कि उनका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत वास्ट है. मतलब इट विल नॉट ओनली अफेक्ट वन ऑर्गेनिज्म, इट विल अफेक्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो सपोज अगर मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेती हूँ, दैट इज एम्पिसिलिन. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट. मैंने एम्पिसिलिन लिया या फिर मैंने एमॉक्सिसिलिन लिया. अब ये दोनों भी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ओके, तो ये दोनों they will have effect on all kinds of bacterial infections. Okay, streptococcal है, pneumococcal है, it is going to affect all kinds of bacteria. Fine. जब हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो दे विल इफेक्ट ओनली वन, कोई एक पे ही इफेक्ट करेंगे. ठीक है, जैसे हमने एजी ले लिया. ओके, एजी ले लिया तो एजी इज गोइंग टू इफेक्ट ओनली व्हाट? इट इज गोइंग टू इफेक्ट स्टेप ए. Okay, we have two types of strep na, A and B. तो AZ is going to have effect on only strep A. ठीक है, तो वैसे डिफरेंशिएशन होता है. ब्रॉड will have effect on many kinds of bacterial infections या फिर many kinds of bacterias, whereas narrow किसी एक बैक्टीरिया पर ही इफेक्ट करेगा. ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरियासाइड्स. अब इसको बैक्टीरियासाइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारे बैक्टीरिया है उसको कम्प्लीटली किल करते हैं. आप साइड्स अगर देखेंगे, अगर आप इस वर्ड को डिवाइड करेंगे तो साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है किलिंग. ओके, सो दे आर गोइंग टू किल दी बैक्टीरिया कम्प्लीटली. वेराज अगर आप बैक्टीरियोस्टैटिक देखेंगे तो इसका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करता है या फिर सीज करता है. ओके, ताकि वो आगे और ग्रो ना हो. whereas bactericides they completely kill the bacteria. अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली डू व्हाट? एक मैकेनिज्म होता है आपके
बॉडी के सेल है ये, ठीक है, या फिर टिश्यू है। अब इस हर एक सेल पर एक रिसेप्टर होता है, फाइन। तो उस रिसेप्टर पर ये जो एंटीबायोटिक्स है वो आकर अटैच होते हैं। अब इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ डायरिया या फिर लूज मोशन में क्या होता है, बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे इस पंप से एंटर करते हैं, रिसेप्टर से अंदर जाते हैं, देन दे क्रिएट लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, और उससे हमारा जो फ्लूइड है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है या फिर बॉडी का जो स्टोरेज है वो पूरा बाहर जाता है। दैट्स हाउ वी एंड अप विद डायरिया। ओके, तो अब इस पे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑन दिस, वी विल गिव द पेशेंट सिप्लॉक्स। ओके, हम पेशेंट को सिप्लॉक्स देते हैं, सिप्लॉक्स टीजेड देते हैं। ओके, तो सिप्लॉक्स लेने के बाद व्हाट हैपेंस इज, जो रिसेप्टर्स है यहाँ पर, ये सिप्लॉक्स के जो माइक्रोब्स है वो आकर अटैच होते हैं, ठीक है। तो जो ये पैथोजन है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है उसके लिए यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है, फाइन। सो दैट्स हाउ द पेशेंट फील्स बेटर एंड उनके लूज मोशन स्टॉप होते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, हाँ, नाउ देर इज वन मोर थिंग, आपको आपके टेक्स्ट बुक में और एक चीज़ दी है, गुड एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले तो देर शुड बी नो साइड इफेक्ट। ओके, जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो देर शुड बी नो साइड इफेक्ट ऑफ दैट एंटीबायोटिक। ओके, एंड इट शुड बी हार्मलेस, harmless to the host. Host कौन है? Host are humans. It should be harmless to the host. And also one more thing is there should be quick action. So these are the criteria कि good antibiotics should fit all this criteria. अब और एक चीज़ आती है, दिस इज़ वेरी कॉमन और ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, दैट इज़ resistance. Okay, resistance. What is resistance of antibiotics? What happens is कि suppose someone is having malaria. Okay, बहुत severe form of malaria होता है where the patient has high temperatures, night time temperature above 110 होता है, then the patient has severe headache, then maybe later the patient ends up with loose motions, then the patient has lot of nausea, vomiting वगैरह, ये सारे symptoms बहुत severe होते हैं patient में। तो what does this patient does? This patient finally goes to a doctor after उनके symptoms बहुत severe होने के बाद he goes to a doctor. Okay, so the doctor is going to prescribe what? Doctor is going to prescribe doxycycline and other important whatever is needed, ORS हो गया या फिर MSET हो गया, पेशेंट को नॉसिया है, वॉमिटिंग है, तो we give MSET. ओके, तो ये सब दे दिया, फाइन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये सारे मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट फील्स फाइन विद इन 2 days। ओके, 2 दिन में पेशेंट इज फीलिंग वेरी गुड। ओके, तो व्हाट डज दिस पेशेंट डू? दिस पेशेंट, now this doctor has given these medications for 8 days. Okay, but this patient will stop taking medicines within 3 days. ओके, पेशेंट सिर्फ 3 दिन की दवाई लेता है, whereas he has to take 8 days medicine. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस मलेरियल पैरासाइट, ओके, मलेरिया के जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है, वो बन जाता है रेजिस्टेंट अगेंस्ट डॉक्सी एंड एमसेट। मतलब वो जो प्लाज्मोडियम है वो डॉक्सी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। ओके, तो पेशेंट इज फीलिंग फाइन। अगेन आफ्टर 8 weeks पेशेंट को फिर से सिम्टम्स आने लगते हैं, अगेन सेम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर फिर से सेम दवाइयाँ देते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, पेशेंट इज टेकिंग डॉक्सी, एमसेट, एवरीथिंग, बट पेशेंट इज फाइंडिंग नो रिलीफ, पेशेंट को ज़रा भी असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिस प्लाज्मोडियम हैज़ प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज मेडिसिन। ओके, तो जब वो मेडिसिन लेता है तो ये एंटीबॉडीज इस
को अटैक करते हैं, ओके, एंड जो मेडिसिन का एक्शन है उसको रूल आउट करते हैं या फिर उसे कैंसिल करते हैं। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। और ये बहुत कॉमन होते जा रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कॉम्बैट। बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्हें हम रूल आउट करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि पेशेंट्स दे डोंट टेक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस ऑन टाइम एंड ऑन फ्रीक्वेंसीज। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है अगेंस्ट मेनी ऑफ दी medicines. So it is going to be a very big challenge for all of us. And many a times what patient do is instead of going to a doctor, वो किसी फार्मेसी में जाते हैं एंड दैट फार्मासिस्ट उनको कोई तो एक दवाई देता है उनके whatever symptoms देख के. That is also a very wrong practice. Because of that also we develop this resistance. Okay, so taking the medications जैसे आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे मेडिकेशंस लेना ऑन टाइम with proper duration frequency is very important, okay, in order to not develop resistance. Fine. Now coming to biogas. Okay, now what is biogas? Biogas is the the gas which is produced biologically, okay, it is produced biologically. Fine. So it is also called as gobar gas because we basically use cow dung, or basically we use human waste also in that. Human animal waste is used in that. Okay. अब ये मीथेन रिच फ्यूल क्यों होता है? क्योंकि इसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ओके, फाइन. So this bacteria is going to give rise to biogas. अब आपको याद रखना है कि आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज दिस मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया. तो इसका आंसर इज इट इज ए आर्के बैक्टीरिया. ओके, दिस मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज ए फॉर्म ऑफ आर्के बैक्टीरिया. अब आर्के बैक्टीरिया बेसिकली वो माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत हार्श टेम्परेचर्स या फिर हार्श सराउंडिंग्स में ग्रो होते हैं, ठीक है. हार्श या फिर अनफेवरेबल सराउंडिंग्स जो होते हैं, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा बेहतर ग्रो होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्के बैक्टीरिया, ठीक है. इसका जो कंटेंट होता है उसमें बेसिकली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नाइट्रोजन के ट्रेसेस वगैरह ये सब भी होते हैं. फाइन. सो जो ऑर्गेनिक वेस्ट बनता है उससे फ्रॉम दैट वी प्रिपेयर दिस बायोगैस. सो आइडियली आपको इसका परसेंटेज कभी कभी पूछा जाता है. सो मीथेन विल बी अराउंड 50 to 70%, ओके. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 30 to 40% इन इट, एंड जो नाइट्रोजन होता है दैट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, ओके, देयर आर ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन इन इट. अब आपके एमसीईआरटीज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाते हैं, दे डोंट गिव यू डायरेक्ट ऑप्शन. सपोज मीथेन इज 50 to 70%, so they will give you options like 45 to 80%, या फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे 40 to 90%, और you'll get options like 40 to 65%. तो आपको क्या याद रखना है कि ये आपका कहाँ फिट होता है, ठीक है. तो ये तो आपका ऑलमोस्ट एवरीवेयर फिट हो रहा है, बट फेवरेबल ऑप्शन ये है, ठीक है. तो आप इसे टिक करना है, ओके, फाइन. नाउ ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एंड दिस ऑर्गेनिक वेस्ट इज कंबस्टिबल. व्हाट इज कंबस्टिबल? कंबस्टिबल एनर्जी किसे कहते हैं? जिससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कंबस्टिबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है. सो द ऑर्गेनिक वेस्ट जो हम यूज करते हैं दैट इज ए फॉर्म ऑफ कंबस्टिबल एनर्जी. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू द डायग्राम. इट इज बेसिकली क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली फॉर्म्ड, एक कॉन्क्रीट का वेसल होता है या फिर कॉन्क्रीट का टैंक होता है, एंड इट हैज ए लिड ऑन टॉप ऑफ इट, ओके. आप ये देख रहे हैं, दिस इज ए कॉन्क्रीट. अब ये कॉन्क्रीट का क्यों होता है? ताकि ये जो भी सबस्ट्रेट है यहाँ पर ये
सॉइल के साथ मिक्स ना हो, इसीलिए इसे कंक्रीट से बनाया जाता है इस टैंक को, एंड इट हैज ए कवर ऑन टॉप ऑफ इट. फाइन. So all the human animal waste is collected and then it is stored in this tank. Fine, it is stored here. and यहाँ पर स्टोर होने के बाद इसमें जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज होता है. ठीक है, इट गेट्स डिकम्पोज. ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 1-2 महीने का प्रोसेस होता है. इट इज स्टोर्ड हियर. ओके, और वो डिकम्पोज होने के बाद इट रिलीजेस मीथेन. ठीक है. हाँ, वन मोर थिंग, ये जो टैंक फिल होता है इट इज नेवर फिल्ड फुल. ओके, इधर उसे हाफ फिल किया जाता है या फिर सम स्पेस इज लेफ्ट अपस्टेयर्स. यहाँ पर ऊपर स्पेस रखा जाता है फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस. ओके, एंड देन दिस लिड इज ओपन, या फिर यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड रहता है विच इज देन सेंड टू द प्लांट या फिर सिलेंडर जो भी है वहाँ पर वो फॉरवर्ड किया जाता है. अब ये जो वेस्ट बचता है या फिर सबस्ट्रेट बचता है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग मैन्योर्स यानी जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स है या फिर और भी प्रोसेस होते हैं फॉर विच वी कैन यूज़ दिस सबस्ट्रेट. फाइन. तो आपको ये बेसिक डायग्राम याद रखना है इफ़ यू गेट ए आंसर फॉर दिस. या अब जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस वो हम देखेंगे. फाइन. तो जो खाना हम खाते हैं इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. फाइन. सो वट एवर वेस्ट इज सेंट, मतलब इन दिस डायग्राम जो एनिमल वेस्ट होता है या फिर ह्यूमन वेस्ट होता है इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ओके, तो जब वो टैंक में जाता है तो वो हाइड्रोलाइज होता है. हाइड्रोलाइज इज व्हाट, इट गेट्स मिक्स्ड विथ वाटर. ओके, एंड देन उसका और फर्दर ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स विल बी टर्न टू शुगर्स. ओके, फैट्स विल फॉर्म एसिड and proteins will also form acid. Okay, so now we have higher concentration of acid from both the components, so even sugar is going to get acidified. तो जब शुगर एसिडिफाई होता है तो हमें बहुत सारे गैसेस मिलते हैं. ठीक है, एक तो फर्स्ट इज कार्बोनिक एसिड एंड अल्कोहल, दैट इज CO2 एंड अल्कोहल. ओके, फाइन. उसके बाद हमें हाइड्रोजन और अमोनिया भी मिलता है. ठीक है, अब सिंस वी हैव गॉट अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में एसिटाइल होता है. ठीक है, तो एसिटाइल की वजह से ये जो भी कंपोनेंट्स है ये और डिकम्पोज होते हैं. ओके, और रिफाइन होते हैं. सो व्हेन दे गेट हाईली रिफाइंड, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है जैसे मैंने बताया था. सो देन इट इज गोइंग टू गिव राइज टू व्हाट, मीथेन. ठीक है, तो आपको ये जो स्टेप्स है ये बेसिकली याद रखना है. पहले हाइड्रोलिसिस होता है, उसके बाद एसिडोजेनेसिस, देन एसिटोजेनेसिस, देन मिथेनोजेनेसिस, एंड देन व्हाट वी गेट इज ए बायोगैस. अब वाई बायोगैस इज इम्पॉर्टेंट या फिर उससे इतना एम्फोसाइज क्यों किया जाता है, बिकॉज वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्लस उसके जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी बहुत रीजनेबल होती है या फिर अफोर्डेबल होती है, जिसे हम इवन कम्युनिटी लेवल पर भी उसे किया जा सकता है और कर भी रहे हैं काफ़ी जगह पर. ओके, दैट इज़ वाई उसे इतना वैल्यू दिया जाता है. ओके, एंड व्हाट एनर्जी वी गेट दैट इज़ बायोगैस, वो हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. हीट हो गया, लाइट हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट, व्हीकल ट्रांसपोर्ट वगैरह हर चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. यस, नाउ कमिंग टू लास्ट फॉर टुडे, दैट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट में आपको याद रखना है 2 स्टेप्स होते हैं. एक तो प्राइमरी होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी में हम क्या करते हैं, प्राइमरी में हमारा जो भी सीवेज होता है. नाउ व्हाट इज सीवेज, सीवेज इज दिस थिंग व्हाट यू आर सीइंग. सीवेज इज, ये आपका अगेन एक क्वेश्चन है. सीवेज इज व्हाट, सीवेज इज household and domestic waste.
household plus domestic waste. Okay, you have to remember this. Household is what? Whatever waste is coming from our houses, and domestic is जो हम use करते हैं for our external activities. So that is our domestic waste. Fine. तो वो सब combine होकर हमारा सीवेज बनता है. ठीक है. अब प्राइमरी स्टेप में बेसिकली क्या होता है आपको याद रखना है. प्राइमरी स्टेप में फर्स्ट तो होता है फिल्ट्रेशन. ओके. प्लस उसके साथ सेडिमेंटेशन. ठीक है. अब फिल्ट्रेशन किस चीज़ का हम करेंगे. फिल्ट्रेशन जो भी हमारा सीवेज वेस्ट होता है वो कभी भी एक फॉर्म में नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज स्मॉल, बिग, या फिर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ रॉक, या फिर वो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, हैवी है, लाइट है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें रहती है. तो हम ये चीज़ों को फिल्टर करते हैं. ठीक है. तो आप यहाँ देख रहे हैं एक सीवर फॉर्म में होता है. सीवर वेयर वी विल फिल्टर जो भी बड़े पार्ट्स है, बड़े बड़ी चीज़ें हैं, बड़े फॉर्म्स ऑफ वेस्ट है, उसे हम फिल्टर करते हैं. ठीक है. फिल्टर होने के बाद भी क्या होता है, ये सिंस ये सीवर है, यहाँ से जो भी स्टोन्स है, सॉइल है, वो सब ड्रेन होगा नीचे. ठीक है. कम्यूटर इज बेसिकली एक एसएम मतलब सारी चीज़ों को मिक्स करने वाला जो मशीन रहता है उसे कम्यूटर. ठीक है. तो कम्यूनेटर सारी चीज़ें ड्रेन कर इट विल सेंड इट टू ए बिग टैंक. नाउ इन दिस टैंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो हैवी चीज़ें है, हैवी चीज़ें जैसे मैंने बताया था सॉइल है, स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स है, वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं एंड देन दे आर रिमूव फ्रॉम देयर एंड दे आर डिस्पोज. ओके. तो हमें जो मिलता है ये लिक्विड फॉर्म होता है विच इज़ देन सेंड टू क्लैरिफायर. ठीक है. क्लैरिफायर क्या होता है. क्लैरिफायर में आप जो फ्लूइड जो बनता है उसे बहुत बार रोटेट किया जाता है. उसे रोटेट करने के बाद उसमें और भी हैवी पार्टिकल्स जो रहते हैं, हैवी पार्टिकल्स मतलब जैसे जैसे वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, या फिर एनी काइंड ऑफ फूड पार्टिकल इज देयर, वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं. ठीक है. देन जो सेटल होते हैं उसे हम स्लज कहते हैं. ठीक है. वी कॉल इट स्लज. ओके. फाइन. एंड दूसरा जो ऊपर हमें मिलता है वो बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है या फिर वाटर कंटेंट होता है. फिर उसे हम आगे बेचते हैं. नाउ यहाँ पर हमारा प्राइमरी स्टेज खत्म होता है. फाइन. उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड स्टेज जिसमें वी हैव ए वेरी बिग टैंक. आपने अगर सीवेज प्लांट्स देखे होंगे तो दे हैव वेरी बिग टैंक. सो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दैट टैंक. वो बेसिक पर्पस ये होता है कि वो पूरा जो सीवेज वेस्ट है या फिर सीवेज फ्लूइड है उसे स्टोर करें. ठीक है. उसे स्टोर किया जाता है बड़े टैंक्स में फॉर ए स्पैन ऑफ 2 months. ओके. अब ये स्टोर होने के बाद क्या होता है, ये जो लेयर है, ठीक है, इस पर बनते हैं फ्लॉक्स. व्हाट आर फ्लॉक्स. फ्लॉक्स आर बैक्टीरिया एंड फंगाई. ओके. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ओके. व्हाट आर फ्लॉक या फिर व्हाट इज फ्लॉक फॉर्मेशन. फ्लॉक फॉर्मेशन इज सपोज ये एक फंगाई है. ठीक है. इस पर बैक्टीरिया अटैच्ड है. ठीक है. तो आपको एक एक चीज़ याद रखनी है कि जो लेयर बनता है वाटर पर, आई डोंट नो अगर आप में से कोई गया है सीवेज प्लांट या क्या, आई डोंट नो, बट अगर आप कभी जा पाए, इफ यू गेट चांस, देन यू विल सी ए लेयर, वाइट लेयर विच इज़ फॉर्म्ड ऑन इट, या फिर एक ऐसे बहुत झाग जैसे बनता है वैसे लेयर इज फॉर्म्ड ऑन दैट टैंक. सो दैट इज नथिंग बट बैक्टीरिया एंड फंगाई. ओके. जो उस पानी में होते हैं दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगाई. ओके. So what happens there is the bacteria and fungi का काम एक होता है कि जो BOD है, BOD is what? BOD is the requirement of oxygen. BOD को कहा जाता है, सॉरी, BOD को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके.
अब इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो फ्लॉक बनते हैं इनका काम ये होता है कि जो पानी है, ओके, ये जो फ्लूइड है इसका बीओडी इम्प्रूव करने का काम ये फ्लॉक्स करते हैं। ठीक है, मतलब उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव करने का काम ऑक्सीजन कर ये फ्लॉक्स करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगाई। ओके फाइन। सो व्हाट, ये जो एयर कंप्रेसर है यहाँ से हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जब इस फ्लूइड में पहुँचेगा तो बिकॉज ऑफ दिस, because of the layer which is formed here, that oxygen is going to get mixed very nicely with that water. Okay fine। अब हमें जो यहाँ पर पानी मिलता है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ह्यूमन यूज या फिर ह्यूमन बेनिफिट के वैल्यू का होता है। ठीक है, बट उसे और प्यूरिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। तो जब वो इस स्टेज में आता है और भी सेडिमेंट्स जो होते हैं, फाइनल स्टेज सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कलेक्ट करके उसे ड्रेन किया जाता है एंड देन व्हाट वी गेट इज ए ह्यूमन यूज वाटर या फिर पर्पसफुल यूज ऑफ वाटर, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है फाइन। इसको और भी सॉरी, इसको और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बट आइडियली इट कैन बी यूज्ड फॉर जो हमारे सेकेंडरी पर्पस होते हैं जैसे वॉशिंग कार्स या फिर टॉयलेटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए वी कैन यूज दिस वाटर। फाइन। और यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है, जो भी स्लज होता है, सेडिमेंटेड वेस्ट होता है, दैट इज डिस्पोज्ड और इट इज compressed inside the soil or inside the earth. Okay, so this is our sewage plant या फिर sewage treatment। ओके, आपको याद रखना है इसमें दो स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फाइन, आई विल जस्ट ट्राई टू शो आप लोगों को फ्लॉक का डायग्राम। यस, मीनवाइल आप लोग अगर कुछ डाउट्स होंगे तो यू ऑल कैन आस्क प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स। Can you all see my screen? You can see my screen, right? या ओके। सो हाँ, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि वो एक ऐसे झाग कैसे होता है साबुन का या फिर इसका, इट फॉर्म्स ए लेयर लाइक दिस, यू ऑल कैन सी दिस। I'll just, yeah, see, so this layer is the flock layer। okay fine। अब ये और भी थिक हो सकता है, if you all can see this, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, this is the flock which is formed।
ओके और ये बहुत बड़े बड़े टैंक्स में किया जाता है. ओके सो दैट्स वाई जो हमें आउटपुट मिलता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. राइट. आप जब व्हेन यू ऑल विल एंटर योर मतलब मेडिसिन में आइडियली आपके थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह उसमें दे टेक द स्टूडेंट्स फॉर ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विजिट वे यू कैन सी द एंटायर प्रोसेस कैसे किया जाता है. सो या that's it for today's class. If you all have any questions then please ask. In next class we'll see few acids. कुछ एसिड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं एंड या दैट विल बी लास्ट ऑफ आवर दिस क्लास. एंड कुछ और टॉपिक्स है जो हम देखेंगे इसमें. या एनी डाउट्स फॉर टुडेज क्लास? Any questions? इसमें आपको बायोगैस इम्पॉर्टेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट क्लास में वी सी एसिटिक एसिड वगैरह. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. आपके थियरी क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आप अगर थियरी का एग्ज़ाम अगर आपका भी होगा तो उसमें आपको जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर्स होते हैं 5 मार्कर्स होते हैं उसमें दे कैन आस्क यू सीवेज प्लांट, व्हाट इज़ बायोगैस, हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड, या फिर प्रोडक्शन फॉर्मेशन बायोगैस. इस सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. राइट. तो आप डायग्राम याद कीजिए एंड डायग्राम यू जस्ट हैव टू डिस्क्राइब. ओके. अभी मैंने जो असाइनमेंट्स भी दिए हैं आपको उसमें व्हाट यू आर डूइंग इज डायग्राम बना रहे. एक्सप्लेनेशन है वो बहुत छोटा है, दैट इज़ वेरी ब्रीफ. यू आर राइटिंग इट ओनली इन वन पैरा. मतलब यू शुड आपको इलेबोरेट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. फाइन. अगर अभी हमारा जैसे डायग्राम है सीवेज प्लांट है, ठीक है. तो सीवेज प्लांट में हमारा एक चेम्बर होता है, एक्यूमुलेटिंग चेम्बर है, सीविंग सेक्शन है, देन इनाकुलेटर है. तो ये सबका फंक्शन क्या है? सीवेज में क्या होता है? सीवेज में यू जस्ट कैन राइट सीविंग या फिर सीवेज. तो उसमें हम ड्रेन करते हैं. ड्रेन क्या करते हैं? उसमें हम सीव करते हैं लार्ज पार्टिकल्स. वी ड्रेन दी लार्ज पार्टिकल्स आउट. ओके. सो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि आप इलेबोरेट करके कैसे लिख सकते हैं. ओके. बिकॉज फॉर ए 10 मार्क या फिर 5 मार्क यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 2 पेजेस. ओके. तो उसके लिए आपको इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा. डायग्राम्स, एक्सप्लेन दी डायग्राम्स. आप जो भी लेबल कर रहे हैं डायग्राम में उसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. दैट्स इट. सो यू लर्न द डायग्राम नाइसली so that you can write the answer properly. Fine. And if you have any doubts then you can ask us anytime. Yes, any doubts? No doubts? Should we wind up then? I think we can wind up. Kalita ma'am. Yes, ma'am.